कोट बार एसोसिएशन आसिफ रिजवाना साहिब, जनाब सदर लाहौर बार एसोसिएशन बशर रहमान साहिब और मेहमान जो सारे पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए, उनमें अली अहमद कुर्त, जनाब बरीदी साहिब, जनाब आमिर वड़ैश साहिब, बहुत बड़े मुजाहिद हैं आमिर वड़ैश अहमद से, कराची बार के सदर। इन्होंने हर तरह की सख्ती बर्दाश्त की है लेकिन असूल पर खड़े हैं। कराची में ना उनको कोई लालच रोक सकी, ना उनको किसी किस्म के थ्रेट या किसी किस्म की और चीज़ ने रोकने। तो मैं समझता हूँ आज के दौर की हमारे इस तहरीक की बहुत बड़ी फाइंड हैं जनाब आमिर वड़ैश साहिब, सदर कराची बार एसोसिएशन। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे साबका सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब रियासत आज़ाद साहब, दर हकीकत सही माने में आज़ाद थे और उसने जिस तरह से जमा मर्दी से इस्लामाबाद में वकला की तहरीक को आगे लेके गए, उनका हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और इसी तरह हमारे दूसरे साथी अली अहमद कुर्त साहब हमेशा वकला की लीडरशिप करते रहे और कर रहे हैं, हर तहरीक में मुतहर्रिक रहे। वो चाहे 2003 की तहरीक थी LFO की, चाहे 2007 से 2009 तक की तहरीक थी, हर तहरीक में वो हमेशा आगे आगे रहे और इस तहरीक को इन्होंने बहुत बड़ी जो है वो तरक्की और आगे लेके आए हैं। लिहाजा मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। राहिब बुलीस साहब जो वाइस चेयरमैन है बलूचिस्तान बार काउंसिल के, दर हकीकत एक बहुत जवान मर्द निडर वकला लीडर हैं। हर मौके पर बलूचिस्तान से इनकी आवाज़ उठती है, कुछ हो जाए, कहीं कोई किसी किस्म का हादसा हो जाए आइन के साथ, हमेशा राहिब बरीदी की आवाज़ फौरन सबसे पहले उनकी आवाज़ आती है। तो ऐसे लोग हमारे वकला का सरमाया हैं और इनको यहाँ आने पर मैं मुबारकबाद देता हूँ। 26 इस हमारा सबसे बड़ा जो स्ट्रगल है वो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ है। पहले दिन से जब से इसको मूव किया गया और इसको पास किया गया, पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा आइन का कत्ल कभी नहीं हुआ। ये 26वीं तरमीम नहीं है, ये आइन का कत्ल है। इससे आइन ख़त्म हो गया, तबाह हो गया और हमारी जो अदलिया है या अदालती निज़ाम वो बेमानी होकर रह गया है। लिहाजा अगर हम वकील हैं तो हम पर फ़र्ज़ है कि हम अदालती निज़ाम को बचाएं, आइन को बचाएं, आइन के लिए खड़े हो जाएं, आइन की सरबलंदी के लिए लड़ाई लड़ें। हर वो शख्स जो 26वीं तरमीम के साथ है उसको वकील कहलाने का हक हासिल नहीं है। वो वकील नहीं है जो 26वीं तरमीम के साथ खड़ा है, वो सिर्फ सिर्फ आइन के कातलों में से एक है। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, ये बात रिकॉर्ड की जाए, किस किस ने 26वीं तरमीम को वोट डाला, इनके नाम स्याह बाप की तरह लिखे जाएंगे। ये अपनी मर्जी से वोट नहीं पड़े। मुझे याद है कि रात के अंधेरे में वो तरमीम लाई गई थी और रात के अंधेरे में वो पास की गई। मुल्क में आइन और तरामीम जो होती हैं उसमें सारी कौम को इन्वॉल्व किया जाता है, सारी कौम, सारे वकला उस पर अपनी राय देते हैं, बहस होती है, कंसेंसस किया जाता है। ये पहली दफ़ा GHQ से बन के एक तरमीम आ गई और उसके ऊपर जितने उनके नौकर थे उन्होंने दस्तखत कर दिए। अब उसके बाद 26वीं तरमीम के बाद क्या रह गया है? जो 3 बड़े अदारे थे, आप देखेंगे कि एक जगह पर एक तरफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है,
दूसरा पार्लियामेंट का बिल्डिंग है, तीसरी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग। उससे ऊपर जो है एक सदारती महल बनाया गया। सदारती हाउस में कौन बैठा है? जो इनका सबसे बड़ा पपेट है, जो फौज का पपेट है। और हमारी जो कैबिनेट है उसको जो हेड कर रहा है वो दूसरा बड़ा पपेट है पाकिस्तान की तारीख का। उसने तो सिर्फ वहां से हुक्म आना है और उसने काम करना है, उसका कोई रोल नहीं। उसको वजीर आजम कहने हुए शर्म आनी चाहिए। वो वजीर आजम नहीं है, एक प्लांटेड पपेट है वहां पर। और उसके साथ जितनी भी आप कैबिनेट देख रहे हैं वो प्लांटेड है। तो तीसरी बिल्डिंग जो पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है, किसी ने मुझसे पूछा कि ये पार्लियामान की सुपरमेसी क्या होती है। मैंने कहा अगर पार्लियामान हो तो होती है, अगर पपेट्स की एक इज्तिमा हो उसको आप पार्लियामान नहीं कह सकते। जिनको हुक्म दूसरी तरह से आता हो और हाथ उठाते हो, ये कोई पार्लियामान नहीं है, ये शो ऑफ पपेट्स है। और अब एक अगर कसर रह गई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें 26वीं तरमीम में वो लाके सुप्रीम कोर्ट को भी एक पपेट्स का अदारा बना दिया। अब कौन है जिसका नाम याया आफरीदी है, ये एक चीफ पपेट है वहां पर। उसके कोई इख्तियारात ही नहीं है। यहां तक हालात यहां तक पहुंचे हैं, आपको हैरत होगी कि एक पिटीशन मैंने फाइल की थी जिसमें कि ऑब्जेक्शन ये लिया था कि जो इन्होंने स्पेशल सीट्स के बारे में जो बेंच फॉर्म किया है, उस बेंच में याया अफरीदी को बैठना चाहिए और हर वो जज को बैठना चाहिए जिसने 12 जुलाई की जजमेंट दी है, और ये उस बेंच का हिस्सा था। लिहाजा इसको ना सिर्फ बैठना चाहिए बल्कि उस बेंच को प्रिजाइड करना चाहिए। मेरी इस दरखास्त पर किसने ऑब्जेक्शन लगाया? एक ऑफिस, एक छोटा सा रजिस्ट्रार का, कोई डिप्टी रजिस्ट्रार, उसने कहा कि ऑब्जेक्शन ये है कि चीफ जस्टिस इस बेंच में नहीं बैठ सकता। इससे बड़ी बेइज्जती चीफ जस्टिस के ऑफिस की नहीं हो सकती। अगर सुप्रीम कोर्ट का ही कोई अहलकार ये कहे कि चीफ जस्टिस इस बेंच पे नहीं बैठ सकता, फिर मैंने वो जो 11 बेंच जिसका बेंच बैठा हुआ है रिव्यू सुनने के लिए, उनको मैंने पिटीशन दिखाए, उसको ऑब्जेक्शन दिखाया कि ये देखें चीफ जस्टिस की तो उन्होंने बिल्कुल खत्म करके रख दिया। एक आम अहलकार चीफ जस्टिस के बारे में कहता है ये बैठ नहीं सकता। आप कम से कम चीफ जस्टिस की कोई वकार रहने दे। पता चला कि ये भी उतने ही पपेट्स हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप ऑब्जेक्शन दाखिल करें ऑफिस में, हम देख लेंगे। कमाल हो गई, आपको कोई ख्याल नहीं है चीफ जस्टिस के ऑफिस की इज्जत। मैं नहीं कहता इंडिविजुअल कौन है कौन नहीं है, चीफ जस्टिस एक अदारा है। तो इसको बाज लोग पेतर फैमिलिया कहते हैं, फादर ऑफ द फैमिली, यानी जुडिशियल फैमिली का हेड और बाप है। लेकिन उसकी ये हैसियत रह गई है कि आम सुप्रीम कोर्ट का अहलकार कह सकता है कि इसकी कोई वर्थ नहीं है, ये इस बेंच को प्रिजाइड नहीं कर सकता। यहां हालात आ गए हैं। और जो हमारे सीनियर जजेस हैं उनको बाहर बिठाया गया है, और जो कल भर्ती किए गए हैं जूनियर जजेस उनको इस बेंच पे बिठा दिया गया है ताकि जो हुक्म आएगा उसके ऊपर दस्तखत कर देना। तो ये 26वीं तरमीम ने अदालतों को बेमानी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल बेबस, हाई कोर्ट्स बिल्कुल बेबस अदारे बन के रह गए हैं, और इंटेलिजेंस एजेंसियों का पूरा दबाव उनके ऊपर है। यानी इस सुप्रीम कोर्ट का ये हाल है कि जब 6 बहादुर जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये एक खत लिखा, बल्कि एक पिटीशन फाइल की पिछले साल चीफ जस्टिस के पास कि हम पर हर वक्त एग्जीक्यूटिव का दबाव है और हम पर इंटेलिजेंस एजेंसियों का दबाव है,
हमें किसी तरह से इनसे आज़ाद कराएं। अदलिया को तो आज़ाद होना चाहिए, बजाय इसके कि इकट्ठे होके कोशिश करते कि हम जजेस की आज़ादी की कोशिश करें। उस वक्त जो एक चीफ जस्टिस था, जिसका मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो बजाय उनको प्रोटेक्ट करने के, उसने पहले तो वो किसी गवर्नमेंट के हाथे चढ़ा दिया, और जब उसने एक जुडिशल कमीशन बनाया तो वो तो बाहर सूरत तसद्दुक़ जिलानी साहब ने उसमें बैठने से इनकार कर दिया। अच्छा काम किया। आखिर जब सुओ मोटो उसने लिया तो फिर क्या हुआ, सारे हाई कोर्ट से गवर्नमेंट्स मंगाए गए, और चारों हाई कोर्ट्स ने, सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो शिकायत थी ना, चारों हाई कोर्ट बशमूल लाहौर हाई कोर्ट, बशमूल पेशावर हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट, उन्होंने कहा कि इट इज़ नो सीक्रेट, ये इंटरफेरेंस जो है ये कोई सीक्रेट नहीं है, लिहाजा आप मिलके कुछ करें। लेकिन ना वो चीफ जस्टिस ना ये चीफ जस्टिस कुछ कर सके इसके बारे में। इसलिए मेरे मुखला भाइयों बहनों, आप पर ये फर्ज है कि अदलिया को बहाल किया जाए, आइन को अपनी असली शक्ल में लेके आया जाए। हमारी तहरीक इसके लिए है। और अपने अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट के छोड़े हुए लोग हैं उनके चेहरे बेनकाब करो, जो 26वीं तरमीम के हक में हैं। लिहाजा हमारी ये जद्दोजहद 26वीं तरमीम के खिलाफ उस दिन तक जारी रहेगी जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती और 26वीं तरमीम की लानत इस आइन के अंदर से नहीं निकल जाती। दूसरा जो इशू है वो है फौजी अदालतें। हमारे 5 अच्छे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 2024 में बड़ी अच्छी जजमेंट दी थी, 23 में उसमें कहा था कि किसी सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई नहीं किया जा सकता। मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। फिर उसके खिलाफ अपील करवाई गई और अपील में 7 कॉम्प्रोमाइज जज बिठा दिए गए, जिन्होंने पिछले दिनों गालबन 6 तारीख की बात है इसी महीने की, दोपहर के बाद फैसला सुनाया 5 to 2। बहरहाल वो 2 जज जिन्होंने डाइसेंट किया, मैं उनको सलाम पेश करता हूं, मंदो खेल और अफगान ने। उन्होंने एग्री किया नीचे के 5 जजेस के साथ। उन्होंने कहा कि नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई फैसला नहीं हो सकता। दुनिया भर में अब ये फैसला हो चुका है, हर अदालत में ये फैसला हो चुका है, हर आइन में फैसला हो चुका है कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन को ट्राई नहीं किया जा सकता, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में ना तो फेयर ट्रायल हो सकता है और ना ही ड्यू प्रोसेस मिल सकती है। लिहाजा इसके लिए इसी किस्म के जज हो सकते हैं जो ये सब कुछ करते हुए कहें कि फौजी ट्रायल हो सकता है। इसलिए हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक मिलिट्री कोर्ट्स वाला ये फैसला वापस नहीं हो जाता। तीसरी बात, पॉलिटिकल प्रिजनर्स। इस वक्त पाकिस्तान में, मेरे भाइयों ने सिंध से आए बिल्कुल सही कहा, सिंध में बगैर मुकदमा दर्ज के लोगों को उठा लिया जाता है। यही काम बड़े अरसे से बलूचिस्तान में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, अब तो पंजाब में भी होने लग गया। मैं समझता हूं इससे बड़ा जुल्म नहीं कोई, जब किसी को गायब कर दिया जाए, उसके घर वालों को पता ना हो और महीनों सालों गायब रहते हैं लोग। लिहाजा ये प्रिजनर्स या जिनको गायबशुदा लोग हों वापस आ लाया जाए और इस मुल्क से पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो है रिहा किया जाए। इस वक्त बेशुमार पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों में, बशमूल हमारे बहुत बड़े लीडर्स, उसमें से इमरान खान साहब जैसे लीडर्स भी इस वक्त पॉलिटिकल प्रिजनर्स है। लिहाजा हमारी डिमांड है कि सब पॉलिटिकल प्रिजनर को, कोई भी हो, किसी पार्टी से भी उसका ताल्लुक हो, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फिल फौर आज़ाद किया जाए और उन्हें सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त हो। नेक्स्ट जो इशू हमारे सामने है वो रोल ऑफ एजेंसीज है।
इस वक्त मुल्क में एजेंसीज जो है हर मामले में मुदाखलत कर रही हैं। जजेस की अपॉइंटमेंट में एजेंसियां आ जाती हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट, वकीलों के इलेक्शनों में एजेंसियां पैसे फेंकती हैं, वकीलों को विन ओवर किया जाता है, लालच दिया जाता है, तेनू जज बना देंगे। ये सब कुछ एजेंसियां कर रही हैं और एजेंसियों का रोल अब सारी पांचों सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, लिहाजा हमें स्ट्रगल करना पड़ेगी। क्योंकि अफसोस की बात यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसियां मुल्क में क्यों होती हैं? वो इसलिए होती हैं कि दुश्मन के खिलाफ इंफॉर्मेशन रखें कि दुश्मन कब मूव कर रहा है, फिर अपने अंदर जो दहशतगर्द है उन पर नजर रखे, लेकिन ये काम करने में पूरी तरह नाकाम है। यहां रेलवे पूरी की पूरी ट्रेनें जो हैं वो गायब हो जाती हैं। आपके सामने है बच्चों के साथ जो 2 दिन पहले जुल्म हुआ है बलूचिस्तान में, ये बच्चों की स्कूल बस को अगवा करके जिस तरह छोटे मासूम बच्चों को कत्ल किया गया है। क्या ये इंटेलिजेंस का फर्ज नहीं था कि उनको पहले से पता होता कि इस किस्म का कुछ होने वाला है? ये बहुत बड़ा फेलियर है इंटेलिजेंस एजेंसीज का, क्योंकि वो किसी और काम में लग गए हैं। अपना काम छोड़कर वो सिर्फ सियासत के चक्कर में फंस के रह गए हैं। हमने सियासत करनी है, हमने फलां को हुकूमत में लाना है, फलां को हुकूमत से निकालना है, फलां जज को रखना है, फलां जज को निकालना है। इस किस्म के मकरूह कामों में पड़ के रह गए हैं एजेंसी हमारी। फिर उसके बाद अपना काम तो फिर वो कर ही नहीं सकते। जब उन्होंने ये फैसले करने हैं कि वकला के इलेक्शनों में किसका साथ देना है, किसकी मुखालफत करनी, हमने जजेस किसको रखना, किसको निकालना है, तो ऐसे में वो अपनी काम नहीं कर सकते। लिहाजा ये बहुत बड़ा फेलियर है। एजेंसीज को अपने काम पे लगाओ और उनका कोई काम नहीं है कि वकीलों के मामलात में और जजेस के मामला में, जुडिशरी में किसी किस्म की भी वो दखल अंदाजी की जाए। नेक्स्ट इशू जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी का है। ये एक बहुत बड़ी ज्यादती होने जा रही है। ये 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी का माहदा हुआ था। उस वक्त अयूब खान साहब वो मैं समझता हूं वो फेयर नहीं था, लेकिन चलिए हो गया। नेहरू आया था और लाहौर में आया था। यहां पर हमें ये चीज़ याद है, मैंने अपनी आंखों से देखा था उस वक्त 1960 में जब अयूब और नेहरू इकट्ठे जा रहे थे, तो वो इंडस वाटर ट्रीटी को साइन करने आया था। इंडस वाटर ट्रीटी मैं समझता हूँ टोटली फेयर नहीं है, क्योंकि इंडस वाटर जो है, इंडस बेसन जिसे हम कहते हैं, उसका 85% हिस्सा पाकिस्तान को मिला है। यानी पंजाब और सिंध, अगर इनका टोटल एरिया इंडस वाटर बेसन का देखा जाए तो 85% पाकिस्तान को मिला है, 15% उनके हिस्से आया है, जिसमें कि उनका जो पंजाब है, इंडियन पंजाब, वो आता है। लेकिन हमने 3 दरिया उनको दे दिए। बड़ा अनफेयर था कि हमने दरिया रावी, दरिया सतलुज और दरिया ब्यास उनको दिए। इसमें ये डील हुई। हमें सिर्फ पंजाब के 2 दरिया मिले। इंडस जो है वो तो सारे पाकिस्तान का दरिया है, सिंध का भी दरिया है और लाहौर पंजाब का भी दरिया है, केपी का भी दरिया है और बलूचिस्तान का भी दरिया है। जो पंजाब के 5 दरिया थे उनमें से सिर्फ हमारे इससे 2 आए, वो हैं चिनाब और जेहलम, विच वॉज अनफेयर। आज वो उन दोनों दरिया की भी चोरी करने जा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान एक बंजर इलाका बन जाएगा अगर हमने ये रास्ता ना रोका। और हम सब का फर्ज है यूनाइट होके इंडस वाटर ट्रीटी के लिए लड़े। हम सब वकला हाजिर हैं, जहां जहां हमारी सर्विसेज चाहिए हम इंडस वाटर ट्रीटी बनाने के लिए अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट जो इशू है वो कनाल्स प्रोजेक्ट है, जिसका कोई जवाब नहीं है। हमारा पहले एग्रीमेंट है कि सिंध को ये हिस्सा मिलेगा दरिया सिंध का, लेकिन इन्होंने चोलिस्तान में नहरें निकालने की साजिश की, जिसका मकसद ये था कि वहां पर जर्नैलों को जमीनें दी जाएं। ऑलरेडी बहुत सारे जर्नैलों को बड़ी बड़ी जमीनें वहां मिल चुकी हैं और अब उसको सैराब करने के लिए
दरिया सिंध का पानी चोरी करना जरूरी था, इसलिए, और कहने को कॉरपोरेट फार्मिंग करना चाहते हैं। ये दो बहाने लगाए गए, चोलिस्तान को आबाद करना और हमने कॉरपोरेट फार्मिंग करनी। और क्या इसके एवज आप सिंध को बर्बाद करना चाहते हैं? आप चोलिस्तान को आबाद करके सूबा सिंध को बर्बाद करेंगे, उसको बंजर कर देंगे? ये हम कभी कबूल नहीं करेंगे। हम सिंध के भाइयों को, सिंध के वकला को, सिंध के अवाम को यकीन दिलाते हैं, पाकिस्तान भर के अवाम, पाकिस्तान भर के वकील, हम आपके साथ हैं। इस नहरों के इशू पर आखिर तक जाएंगे आपके साथ। उसके बाद दो तीन माइनर हैं, लेकिन फिर भी हैं। कोशिश की जा रही है मुखालिफ ग्रुप में कि किसी तरह से यंग लॉयर्स को पंजाब बार काउंसिल का या सूबाई बार काउंसिल का इलेक्शन ना लड़ने दें। ये फारूक नायक ने कुछ दिन पहले ये पेश किया सेनेट में बिल, जिसमें कहा 15 साल से 20 साल कर दो स्टैंडिंग, और ताकि जो अमर्जिंग यंग लॉयर्स हैं उनको रास्ता रोका जाए, उनको इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। इसलिए, और इसको बिल्कुल सपोर्ट गवर्नमेंट की हासिल है। बेशक वहां लॉ मिनिस्टर ने उठ के कहा था कि हम नहीं अभी नहीं चाहते, लेकिन सब मिली भगत है। बताओ, आजम अजीज तारड़ में और फारूक नायक में कोई फर्क है? दोनों पाकिस्तान बार काउंसिल में एक ही ग्रुप का हिस्सा है। तो ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हो हमारे साथ। एक से ये आप पेश करवा रहे हो बिल, और दूसरा कह रहा है अभी नहीं, ठहर जा, अभी नहीं। तो इस किस्म के ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। हम कहते हैं कि ये अगर तब्दील करना है तो 15 से 10 साल करो, ताकि और यंग लोगों को मौका मिले कि वो इलेक्शन लड़ सके। एक जमाने में 7 साल की थी, ये बाद में साजिशें करके इन्होंने 10 साल और फिर 15 साल करवा दी। तो हमारे नजदीक इस किस्म के बिल के खिलाफ, इस किस्म की एफर्ट के खिलाफ हम आखिर तक इकट्ठे हैं। और आखिर में जो बात मैं करना चाहूंगा, आप देख रहे हैं कि लाहौर बार और लाहौर हाईकोर्ट बार में बड़ी कामयाबी से बायोमेट्रिक्स का इलेक्शन चल रहा है। फौरन रिजल्ट आ जाता है, सही रिजल्ट आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट बार में पूरी बेईमानी की जाती है। हमारे 2 नायब सदर के कैंडिडेट मुंतखब हुए हैं इस साल, हबीब कुरैशी KPK से और अवान साहब सिंध से। इनके रिजल्ट्स बदले गए। ये फॉर्म 47 के लोग हैं। ये बात कर रहे हैं कि हम तो हाईकोर्ट बार का भी हम चाहते हैं कि जो है मैनुअल कर दिया जाए, ताकि ये बेईमानी करें, इधर से उधर कर दें। लिहाजा हमारी डिमांड है सारे पाकिस्तान में बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के इलेक्शन बायोमेट्रिक्स पे होने चाहिए और कोई मैनुअल इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ताकि बेईमानी और रिगिंग करने वालों से हमारी जान छूटे। मैं आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने टाइम निकाला। आप समझिएगा कि ये एक तारीख का हिस्सा हैं आप। इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा जब ये 26वीं तरमीम कूड़े की टोकरी में फेंक दी जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला आपकी हिम्मतों से इंशाअल्लाह। बहुत बहुत